जय हिंद सर। नमस्कार। इस कार्यक्रम आ, में, आज के लाइव कार्यक्रम में जितने भी हमारे शुभेच्छु सम्मिलित हैं, उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और सभी को मेरी तरफ से जो शुभकामनाएं। जी सर, धन्यवाद सर। आई होप सर आप काफी अच्छे होंगे एंड आज के हम सेशन में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट योर लाइफ एंड कैसे सर आपकी जर्नी रही, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सर एक बार सर आप स्टार्टिंग से गो थ्रू करते हैं कि कैसे आपका स्टार्टिंग हुआ यूपीएससी पीसीएस का आपने तैयारी की। तो एक बार कुछ बता दे सर उसके बारे में। देखो आप, मैं तो अपनी शिक्षा वहीं पे गांव के प्राइमरी विद्यालय से मेरा सफर शुरू हुआ था। और फिर जैसे जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा मैंने प्राप्त की, वही परिषदीय विद्यालय जो हुआ करते थे, आज भी हैं, उन्हीं से। फिर उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा करने के बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में गया था। और जी सर। मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट मेरा एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी सब्जेक्ट से था। और पोस्ट ग्रेजुएट में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट था। वहीं से मेरे द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की शुरुआत की गई। और उसके बाद मैंने यूपी पीसीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त किया था। यूपीएससी की परीक्षाओं में भी मैं केवल एक बार सम्मिलित हुआ था, लेकिन कतिपय अपरिहार्य परिस्थितियां थी जिनके कारण मुझे उसमें सम्मिलित होने का दोबारा मौका नहीं मिल पाया। और हमने फिर यूपी पीसीएस के एग्जाम को ही जो है कंप्लीट किया, और उसी के कारण मेरा पीपीएस में सिलेक्शन हुआ था। आज मैं आईजीपीएसी मध्य जोन के पद पे लखनऊ में कार्यरत हूं। ओके सर। तो सर आपका जब आपने यूपी पीसीएस के लिए तैयारी करने के लिए आपने किस एज में सर तैयारी स्टार्ट की थी? क्या उम्र रही होगी सर आपकी उस टाइम पे? मेरी एज जो है उस समय केवल 21 ही थी। तभी मैंने उसकी तैयारी प्रारंभ कर दी थी। और जब मैं अभी एमए प्रीवियस का एग्जाम दिया था, उसके बाद ही जो है फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने यूपी पीसीएस की परीक्षा दी थी और उसमें क्वालिफाई भी किया था। लेकिन उस मेरा उस ईयर में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और फिर नेक्स्ट चांस हमें जो है लेना पड़ा, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन जब नेक्स्ट चांस मैं लिया था, उस समय पेपर्स मेरे काफी अच्छे हुए थे। और मैं जब उसका रिजल्ट रिटेन का डिक्लेयर हुआ था, उसी समय मुझे ये विश्वास हो गया था कि मेरा सिलेक्शन इसमें होना ही होना है। ओके सर। तो सर जैसे कि आपका सर मैंने सुना है कि सर आपके प्रेरणा कौन थे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? आपको किससे देख के इंस्पिरेशन मिला कि नहीं मेरे को, मैं तो सिविल सर्विसेज के लिए ये आईपीएस इसके लिए ही बना हुआ हूँ। तो सर आपके। जी। देखो, सबसे बड़े मेरे प्रेरणा स्रोत थे, वो मेरे पिता थे। और जी सर। उनके द्वारा हमेशा मुझे इंस्पायर किया जाता रहा, प्रेरित किया जाता रहा कि केवल एक लक्ष्य को देख करके जो है आप आगे बढ़ते रहो। और धीरे धीरे, मैं तो ग्रामीण परिवेश से आया था, और ग्रामीण परिवेश से आने के बाद मैं धीरे धीरे करते एक एक कदम जो है बढ़ाते बढ़ाते हमें ये महसूस हुआ कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि कोई भी छात्र पूर्ण मनोयोग से लगेगा, श्रम करेगा, समय देगा, तो उसके परिश्रम पे निर्भर करता है। वो निश्चित रूप से, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन सफलता निश्चित रूप से उसकी चुम्मा चूमेगी। जी सर।
और वही मेरे साथ भी हुआ था। ओके सर। सर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लास्ट ईयर से लेके पहले जो कोरोना काफी ज्यादा पीक पे था, तो सर उसमें आपने कैसे लॉ एंड ऑर्डर को सब मेंटेन किया था उस टाइम पे? सर आप कुछ बताना चाहें इस बारे में? देखो, कोरोना के दो कालखंड जो है, अभी तक हमारे देश में कोरोना के दो कालखंड आए, तीसरी वेव अभी नहीं आई है। जी और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी वेव आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। लेकिन जो दूसरी वेव थी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसमें सबसे ज्यादा लोग प्रभावित भी हुए, कालकौलित भी हुए। और उस दौरान हमें आवश्यकता सबसे बड़ी थी लोगों को जागरूक करने की, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कैसे फैलता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, मास्क के प्रयोग के क्या क्या फायदे हैं, क्यों आप जो है इसे करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके बारे में लोगों को बताना। और उसका अनाउंसमेंट भी करते थे जाकर के। और सबसे बड़ी चीज ये कि पुलिस का काम केवल डंडे के बल पे हमें पूरी तरह से कर्फ्यू लागू करना नहीं था, हमें लोगों को समझाना था। क्योंकि जिन लोगों को समझाना था, जिन लोगों को रोड से हटा करके, या जिन लोगों को ये कहना कि अपने घरों में आप रहें, आप जो है बाहर ना जाएं, वो अपराधी नहीं थे, वो इस देश के नागरिक थे। उनको हमें समझाना था, जागरूक करना था, इस कोरोना कोविड-19 के वेरिएंट के बारे में बताना था कि कैसे हम इस पे लगाम लगा सकते हैं अपने स्वयं के प्रयासों से। और वो कार्य जो है पुलिस ने किया। हम लोग लोगों के संपर्क में लगातार रहे, यहां तक कि जो लोग इससे प्रभावित हुए, जो गांव प्रभावित हुए, जो देहात के क्षेत्र प्रभावित हुए, जहां पे कंटेनमेंट जोन बना, वहां पे भी हम लोगों ने ये प्रयास किया कि आवश्यक जो सामग्रियां हैं नित्य प्रति की, वो लोगों तक पहुंचती रहे। हमारे बीपीओस थे, जो बीट पुलिस ऑफिसर्स, उनके माध्यम से जो कोरोना से प्रभावित लोग थे उनके घरों पे हमने दस्तक दिया। उनके घरों पे हमने जो है जानकारी प्राप्त की कि इनको दवाएं मुफ्त में मिली है कि नहीं मिली है गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त में दवाएं भी दी जाती थी। हेलो। और ये सर तो आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आवाज आपकी आ रही है, लेकिन बीच में कहीं डिस्टरबेंस हो रहा है अब। तो ये हम लोगों ने प्रयास किया था कि जो है वो दवाएं उन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हैं। जो लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती थे उनके भी संपर्क में हम लोग थे। कहीं कहीं ऐसा था कि बिल्कुल ही जो है निहायत असहाय और गरीब लोग जो है हॉस्पिटल्स में थे, उनके उपचार की भी व्यवस्थाओं में हम लोगों ने सहयोग किया था। उनमें जो खर्च आता था उनको कह करके हॉस्पिटल्स के लोगों से कि कम खर्च में इनका इलाज आप कीजिए, ये गरीब हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं। और ऐसा भी हम लोगों ने कराया। उन लोगों को अपने वाहनों से हम लोगों ने छुड़वाने का काम किया। जो लोग इस कोरोना कालखंड में अपने घर परिवार से दूर रह गए थे, जाने आने के साधन नहीं थे, उनको छुड़वाने का काम किया था। उनको यहां तक कि हमारी पुलिस ने जगह जगह खाने के पैकेट्स भी जो है दिए थे, पानी की बोतलें दिया था। ये कार्य जो है, और मैं समझता हूं कि ये कार्य जो है सबसे महत्वपूर्ण था, जबकि हम आम जन को विश्वास में लेकर के अपना कार्य करें और ये मान करके कि जनता ही वास्तव में हमारी असली मालिक है और हम उसके सेवक हैं। इस जी सर। भावना से हमने जो है कार्य किया और मैं समझता हूं कि उनका विश्वास अर्जित करने में हम सफल रहे। इसी कारण जो कोरोना का द्वितीय फेज था वो भी बहुत अच्छी तरह से उस पर हमने विजय पाई। यस सर। तो सर दोनों फेज में पुलिस का बहुत ज्यादा योगदान रहा, और मैंने भी देखा सर काफी अच्छे से हम पुलिस ने और लोगों ने साथ में योगदान किया। काफी बढ़िया था उसमें योगदान रहा सर। जैसे कि मैं देखता हूँ कि आज के टाइम में या काफी टाइम से कि पुलिस के और सर जो लोग हैं कि पुलिस स्टेशन जाने से बचते हैं कि एफआईआर लिखाने से, उनको मतलब उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है। तो सर उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक जो व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो स्टेशन जाने से और एफआईआर दर्ज कराने से बहुत ही घबराता है। तो सर इस मिथ के बारे में आप सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे?
देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि पुलिस के प्रति समाज को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा, और पुलिस को भी जो है समाज के अनुरूप, बदलते समय के अनुरूप जब परिवर्तित होना पड़ेगा। और ये कार्य पुलिस ने भी किया है। पहले की अपेक्षा पुलिस बहुत परिवर्तित हुई है। पहले आप सुनते होंगे कि जो है हमारे पूर्वजों के समय में एक पुलिसकर्मी अगर गांव में दिखाई पड़ता था तो पूरा का पूरा गांव जो है सन्नाटे में हो जाया करता था। आज वो स्थितियां नहीं है। आज पुलिस स्टेशन जो है जनास्था का केंद्र है। हम पुलिस पे चाहे जितना अविश्वास कर लें, पुलिस की जितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन अपेक्षाएं भी उसी पुलिस से मेरी हैं। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि अगर दो सगे भाइयों का झगड़ा होता है तो उसके बाद जो है एक भाई दूसरे से यही कहता है कि मैं चल रहा हूं पुलिस स्टेशन। वो कभी न भगवान का भी नाम जब बाद में लेता है, लेकिन पुलिस स्टेशन का नाम जो सबसे पहले लेता है। और ऐसा नहीं है, हमारा चूंकि वर्दीधारी संगठन के हम लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग अच्छे हैं। ये मैं मानता हूं कि कभी कभी हमारे एक दो पुलिसकर्मियों के कार्य और आचरण और व्यवहार के कारण हमारा पूरा का पूरा संगठन जो है वो आलोचना का पात्र बन जाता है। लेकिन पहले की अपेक्षा पुलिसकर्मियों के कार्य आचरण में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और अब ऐसा नहीं है कि लोग थाने जाने से डरते हों, अपनी एफआईआर लिखाने से डरते हैं। और आज के समय में तो एफआईआर की भी सुविधाएं हो गई हैं। आज के समय में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई घटना घटित हो जाए, कोई व्यक्ति जो है अपने एफआईआर लिखाना चाहे और हम उसकी एफआईआर न लिख पाए। इसमें पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें और सुधार की गुंजाइश भी है और सुधार होगा। जी, ओके। तो सर, हम जैसे देखते हैं कई रूरल एरिया हो गया, वहां पे जो होता है कि कई पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखते नहीं है। तो ऐसा कई जगह होता है सर। मैं एक बात कह रहा था, तो लाइक उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को, उस महिला को क्या करना चाहिए सर? एक बात मैं आपको बताऊं कि जहां पर अगर किसी पुलिस स्टेशन पे एफआईआर नहीं लिखी जाती जी, तो वहां पे निश्चित रूप से पुलिस जो एसएचओ है उससे ऊपर के भी अधिकारी हैं। और हमारे यहाँ तो विशेष करके उत्तर प्रदेश में सारे एसएचओज, सारे सर्किल ऑफिसर्स, सारे एडिशनल एसपीज, सारे एसपीज, सारे डीआईजीज, आईजीज और ऊपर डीजी लेवल तक जो है सबके मोबाइल नंबर सर्कुलेट हैं, हर जगह सर्कुलेट हैं। और हमारे यहाँ तो बाकायदे मोबाइल नंबर्स जो है थानों के सामने, चौकियों के सामने, कार्यालयों के सामने डिस्प्ले किए गए हैं कि इनके मोबाइल नंबर्स हैं। आप इन पे कभी भी शिकायत कर सकते हैं, कभी भी इनसे मिल सकते हैं कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। इतना जरूर है कि कुछ ऐसे मामलों में कुछ लोग ऐसी भी शिकायतें करते हैं जहां पे प्रॉपर्टी का विवाद हो, जहां पे घर में अन्य ऐसे इस प्रकार के विवाद हों जिसमें एफआईआर लिखने से नहीं बल्कि राजस्व विभाग के यहां जाने से जो है उस समस्या का समाधान होना है। उसमें भी लोग चाहते हैं, जो सिविल नेचर के मामले हैं उसमें भी लोग चाहते हैं कि हम एफआईआर लिखा दें। ये भी जो है गलत है। सिविल नेचर के मामलों में बाकायदे उन्हें सिविल कोर्ट में भी जाना चाहिए। और कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें हम एफआईआर लिखने में थोड़ा सा संकोच अवश्य करते हैं। उसका कारण यह है कि कुछ मामलों में हमारे द्वारा पहले यह प्रयास किया जाता है कि यह मामला सुलझ जाए। छोटे छोटे मामलों में, जैसे किसी ने किसी को जो है दो बात बोल दिया, उसमें भी आदमी चाहता है कि एफआईआर लिख जाए। एफआईआर लिख जाने का मतलब होता है झगड़े का अस्थायीकरण होना। और वो चीज जो है पुलिस और प्रशासन के स्तर से इसमें प्रयास सबसे पहले यही होना चाहिए कि दोनों को आपस में बैठा करके हम उनकी समस्या का समाधान करा दें। और वो चीजें हम करते हैं। और एफआईआर लिखने की जहां तक बातें हैं, कभी कभी हम इसके लिए एफआईआर न लिखने पे अपने एसएचओ को, वहां के जिम्मेदार कर्मियों को दंडित भी किए हैं और उसका सार्थक परिणाम भी हमारे सामने आया है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि बढ़ते हुए अपराधों के कारण, रजिस्ट्रेशन के कारण कभी किसी एसएचओ को हटाया नहीं जाता कि अपराध आपके यहां जो बढ़ गए हैं। इस बात पे जरूर हटाया जाता है कि
अपराधों के अनावरण की दिशा में आपने सही प्रयास नहीं किया, अगर वर्कआउट करने की दिशा में उन्हें सही प्रयास नहीं किया, तो उस कारण से तो वो हट सकते हैं, उस कारण से वो दंडित हो सकते हैं। लेकिन अपराध का पंजीकरण करके अगर अपराधों में वृद्धि जो है मालूम होती है, तो इसके कारण किसी को दंडित नहीं किया जाता। तो जी इसके सर। कारण भी अपराधों के पंजीकरण में पहले की अपेक्षा जो है काफी प्रगति हुई है। और मैं समझता हूं कि इसकी शिकायतें भी पूर्व की अपेक्षा काफी कम हो गई हैं। हम्म। और ये उच्चाधिकारियों के स्तर से, शासन के स्तर से स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी अपनी एफआईआर लिखाना चाहता है, उसकी एफआईआर जो है लिखी जाएगी। जी सर। तो सर जैसे कि हम देखते हैं कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर में काफी ज्यादा सुधार आ रहा है और आगे भी आता रहेगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और विकास की तरफ हम काफी बढ़ रहे हैं। तो सर जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनके जो सेफ्टी के लेके पहले से काफी ज्यादा सुधार आए हैं, और इन फ्यूचर क्या सर हमको वो सेफ्टी में सर क्या चीजें देखने को मिलेंगी, लाइक कैसे महिलाओं के लिए सर सुरक्षा और बढ़ेगी सर, उस बारे में कुछ। आपको मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के प्रति विशेष जी सर। करके पुलिस जो है पूर्व की अपेक्षा काफी संवेदनशील भी है, शासन के स्पष्ट निर्देश भी हैं। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी कई प्रोग्राम शासन की तरफ से भी चलाए जा रहे हैं। और वो फेज 1 फेज 2 इनके जो है प्रोग्राम, हर थाने पे महिला हेल्प डेस्क की भी हमारे यहाँ स्थापना की गई है। जनपद स्तर पे, सर्किल स्तर पे भी जो है महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण के प्रति अधिकारी सजग और चैतन्य हैं, उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाता है। जगह जगह हमने जो महिलाओं के कॉलेजेज हैं या गांव गांव में जो है चौपाल लगा करके महिलाओं को इकट्ठा करके हमारी विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मी वहां पे जाती हैं और उनको अपने अधिकारों के प्रति बताती भी हैं कि आपके क्या क्या अधिकार हैं और आपकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं और कभी भी आप इसका सहारा ले सकती हैं। हमारे यहाँ कुछ नंबर्स जो हैं 1090 पे आप सूचना दे सकते हैं, 112 पे सूचना दे सकते हैं। मतलब ये सूचनाएं जो है वो आप कहीं पे भी दे सकते हैं, और जो है आप 112 नंबर पे आप सूचना देंगे, आपको मुश्किल से विद इन 5 to 10 मिनट्स हमारी पुलिस जो है वहां पे आपके घर पे जो है दस्तक देगी, जो है आपकी समस्या को सुनेगी। और विशेष रूप से महिलाओं के मामले में तो SHO, CO, एडिशनल SP, और यदि जो है थोड़ा सा भी गंभीर अपराध हुआ तो वहां पे हमारे एडिशनल SP, SP और इवन DIG, IG भी जो है तत्काल मौके पे पहुंचते हैं और पहुंच करके ये कार्यवाही भी करते हैं। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में NSA तक की कार्रवाई हम लोगों ने जो है कराई है और उसका सार्थक परिणाम और प्रभाव भी रहा है। जी। और जी सर। महिलाओं के अपराधों में आप देख रहे होंगे कि कार्यवाहियां पहले की अपेक्षा त्वरित गति से भी हो रही हैं, और महिलाओं के मामले में रजिस्ट्रेशन भी जो है फ्री एंड फेयर तरीके से जो है हो रहे हैं। कहीं पे शिकायतें अगर मिल रही होंगी तो ये जरूर मिल रही होंगी कि जो है इनकी गिरफ्तारी में अभी विलंब हुआ है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो है महिलाओं के मामलों में हम कार्यवाही न करें। अपराधी को ढूंढने में थोड़ा बहुत विलंब जो है वो हो सकता है 2-4 दिन का, लेकिन कार्यवाही में जो हमारी जो डॉक्यूमेंट्री कार्यवाही है, अगर जो अपराधी नहीं मिल रहा है, हम जो है NBW भी लेंगे, हम जो है उसकी 82 भी लेंगे, 83 भी लेंगे, सारी कार्यवाही करेंगे। महिलाओं के प्रति निश्चित रूप से पहले की अपेक्षा पुलिस ज्यादा गंभीर हुई है, और हमने नीचे से ऊपर तक के सारे पुलिसकर्मियों को महिलाओं से संबंधित मामलों में संवेदना से परिपूर्ण होकर के कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यही शासन के भी निर्देश है जिसका अनुपालन जो है कराया जा रहा है। जी सर। तो ये काफी अच्छा लगा सर, ये काफी सर इंटरेस्टिंग सेशन रहा। एंड सर मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ कि एक IPS ऑफिसर का दिनचर्या कैसा होता है, ये आम लोगों का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो ये पूछना चाहते हैं कि एक दिनचर्या कैसा होता है एक IPS ऑफिसर का, वो सुबह से लेके शाम तक कैसा शेड्यूल रहता है। तो उस बारे में सर एक आप कुछ बताना चाहें अपने बारे में तो सर प्लीज। देखो, एक IPS अफसर की दिनचर्या जो है, अर्ली मॉर्निंग जो शुरू होती है वो यही जी। शुरू होती है कि सबसे पहले उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
विशेष रूप से जितने भी जनपद आते हैं, थाने आते हैं, जैसे मान लो मैं आईजी रैंक का अधिकारी हूं, हमारे अंतर्गत जितने भी जी जनपद आते हैं, उन जनपदों में पिछले 24 घंटे के अंतर्गत क्या क्या क्राइम हुए, उन पे क्या क्या कार्यवाहियां हुई, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना और संबंधित एसपीज को, संबंधित थाने को यथोचित निर्देश देना कि ये कार्यवाहियां और आपसे अपेक्षित हैं, इनको आप जो करें। ये हमारी दिनचर्या होती है, शुरुआत होती है, ये दिनचर्या की शुरुआत इससे होती है। और कुछ समय के अनुकूल हम अपना निर्धारित करते हैं कि आज हमें क्या करना है, कल को हमें क्या करना है। ये हमारा जो है कुछ चीजें हम पूर्व से निर्धारित होती हैं, उनको करते हैं। जैसे गांव में जाना, गांव के लोगों से संवाद स्थापित कराना करना। कुछ मामलों में जैसे हम वादी को जो है गुमशुदा बच्चों के संबंध में जो है कोई एक दिन तय कर देते हैं कि हम हर 15 दिन पे जो है उनके माता पिता को हम बुलाएंगे, उनके माता पिता से हम बात करेंगे ये बात, और उसके साथ हम उसके आईओ को भी बुलाएंगे कि ये हम उनके सामने ही ये बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो है उस मामले में जो गुमशुदा बच्चे हैं उनके माता पिता उस बात को सुन लें कि हमने क्या किया है और उनकी अपेक्षाएं और हमसे क्या हैं। तो एक जो है वादी संवाद दिवस भी जो है हमारे यहाँ जो है मनाया जाता है, जिसमें हम उनकी बातों, अपनी बातों को बताते हैं कि हमने जो है इस घटना के अनावरण में क्या प्रयास किया है और क्या नहीं किया है। इसी तरह से हर एक दिन जो है हमारे यहाँ निर्धारित है कि हम जो है गांव की तरफ जाएंगे, लोगों को जो है इकट्ठा करेंगे। कभी व्यापारियों के साथ जो है संवाद स्थापित करते हैं, कभी हम मालूम हुआ कि छात्रों के साथ जो है संवाद स्थापित करते हैं। इस तरह से हमारे दिन जो है पूरी तरह से जो है लगभग हम पूर्व निश्चित कर लेते हैं। कभी कभी ऐसी होती हैं कि आकस्मिक घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिनमें हमें इन कार्यक्रमों को छोड़ करके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें जो है घटना स्थल पे जाना पड़ता है। कोई ऐसा हीनियस क्राइम घटित हो गया तो वो जो है उस घटना स्थल पे भी जाते हैं। वहां पे जाने के बाद जो है एसएचओ को निर्देश देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। हम टीमों का गठन करते हैं और टीमों में जो है हमें ये देखना होता है कि सक्षम और उपयुक्त अधिकारी और कर्मचारी उसमें सम्मिलित रहें, ताकि जो है अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में हमें रंच मात्र भी देर ना हो, सफलता भी जल्दी मिल जाए। तो हमारा जो है पूरा का पूरा और विशेष करके ध्यान अपराधी तत्वों पे ही रहता है। इसके अलावा जो हमारे समाज के संभ्रांत लोग हैं उनकी भी सूची जो है प्रत्येक थाने पे रहती है और हर गांव के ग्राम प्रधान की सूची जो है थाने पे रहेगी। जितने भी हमारे कुछ जो है अगर जो है हमारे पास जो है कोई दिन जो है ऐसा खाली है तो हम उसको अपना समय जो है पब्लिक रिलेशन को भी मजबूत करने में करते हैं। और पब्लिक रिलेशन जब हमारा जो है हमारा संवाद जो है पत्रकारों से होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से होना चाहिए, छात्रों से होना चाहिए, अधिवक्ताओं से होना चाहिए, जो सामान्य जनता के व्यक्ति हैं, कुछ बड़े जो है भले लोग हैं, उनकी भी सूची मेरे पास रहती है। उनसे भी हमारा संबंध और संपर्क जो है होना चाहिए। कभी हम उनके पास चले भी जाते हैं, कभी टेलीफोनिक संवाद भी जो है हमारा उनसे हो जाता है, कभी उनको हमारे एसएचओ जो है थाने पे भी बुला लेता है। जब ये जो है पब्लिक रिलेशन हमारा जो है बना रहता है तो इससे लॉ एंड ऑर्डर में हमारी बड़ी मदद मिलती है। और ऐसे लोगों को जो है सबसे पहले हम जो है इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये समस्या पैदा होने वाली है, हम भी पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचिए, और हमारा और आपका दोनों का मिलकर के काम जो है, जो वहां पे जनता है, आक्रोशित जनता, उसको समझाने का है और समझा करके जो है स्थिति को नियंत्रित करने का है। और इसमें हम कदाचित सफल भी होते हैं। जी सर। तो सर एक चीज मैं देखता हूँ कि आज के टाइम में जो सिविल सर्विसेज एग्जाम हो गया या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो गया, उसमें लोग जो होते हैं वो पावर के लिए आना चाहते हैं। तो लाइक हमारे पास पावर आ जाएगी, तो इस तरीके से ये चीजें सुनने को मिलती है। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाली लाइन हो गई, जो लाइक एसआई की पोस्ट हो गई या फिर कांस्टेबल पोस्ट हो गई या एसएचओ पोस्ट हो गई, तो सर इस लाइन में किस विद्यार्थियों को आना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए और किनको नहीं आना चाहिए आपकी अकॉर्डिंग? सर आप क्या राय देना चाहिए? एक बात मैं आपको बता दूं जी सर। कि पुलिस की सेवा बहुत ही पवित्र है
यदि हम बड़े जो है पवित्र भाव से इसको करेंगे तो जी। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हम पुलिस सेवा में हैं। पुलिस सेवा और पुलिस फोर्स में बहुत अंतर है। जैसा कि आपने पहले भी आपका एक प्रश्न था, मैं आपको उसमें बता दूं कि पुलिस फोर्स, पहले हम आईपी हुआ करते थे, इंडियन पुलिस। अब आईपी नहीं है, अब आईपीएस है। हम जी। सर्विस में हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में है। पहले इंडियन पुलिस में थे। उस समय जो है जब आईपी हुआ करता था तब मैं फोर्स में था। फोर्स और सर्विस दोनों में बड़ा अंतर है। अगर सर्विस के भाव से हम जो है देखें तो पुलिस से अच्छी सेवा कोई नहीं है। हम्म। हमारे अंदर इतना हमें सामर्थ्य है कि यदि हम सच्चे मन से, लगन से, निष्ठा से और न्याय की भावना से अगर काम करें तो जो मामले न्यायपालिका 20 वर्षों में नहीं सुलझा पाती है, उसको हम चाहें तो दोनों पक्षों को इकट्ठा करके हो सकता है कि उस कार्य को हम 10 दिन 20 दिन में जो है सुलझा लें। और ऐसा हमारे लोगों ने किया भी है। थाना जी। समाधान दिवस, तहसील समाधान दिवस इसीलिए मनाए जाते हैं। तो इसमें जो है पुरानी से पुरानी समस्याओं का समाधान, जिसके मुकदमे तक लंबित रहते हैं, उनमें जो है अगर हम लोगों ने प्रयास किया सच्चे मन से तो वो भी मामले जो है सुलझ जाते हैं। दूसरी बात, हमें अधिकार बहुत हैं। अधिकार इन सेंस में है कि हम जब चाहें किसी को पकड़ लें, संदेह के आधार पर उसे थाने में बंद कर दें। लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग बहुत ही जो है अच्छे तरीके से होना चाहिए। उन अधिकारों का दुरुपयोग कभी नहीं होना चाहिए। ये चीज हमें हमेशा जो है ध्यान में रखना होगा। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जनता हमारी मालिक है, सामान्य जन हमारा मालिक है और हम उसके सेवक हैं। जो जी भी सर। हमारे पास है, जो कुछ भी, अगर हमारे मन में ये धारणा रहेगी कि हर महीने की पहली तारीख को जो हमें पे मिलती है वो इसी आम जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है, जो हमारे पास सुख सुविधाएं हैं वो इसी जनता के टैक्स के पैसे से हैं, तब हमें ये समझ में आएगा कि वास्तविक मालिक वही है और हमें एक सेवक की भूमिका में रह करके उसके साथ उसकी समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा सोचने पे और करने पे कभी गलती किसी पुलिस अधिकारी से हो ही नहीं सकती और न वो आलोचना पात्र बन सकता है और न उससे जो है कभी विभाग की छवि जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है। ये तो मात्र जो है एक दो हमारे चंद लोग होते हैं जिनके कारण जो है विभाग की छवि जो है धूमिल होती है और उसी को आम जनता केवल उसी को जो है देख करके हमारे विभाग के बारे में धारणाएं बना लेती है, लेकिन ऐसा है नहीं। जी सर। तो सर काफी प्रेरणादायक सर, आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला आपके साथ सब वार्तालाप करके। एंड सर आज का हम एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, जैसे कि घनश्याम मतलब काफी डेंजरस मतलब कोई अपराध हो जाता है, तो उस टाइम में सर कैसे आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं सर अपने एरिया देखो, सबसे पहले जो है कोई भी अपराध होता है, अपराध होने पे सबसे बड़ी चीज है कि हम मौके पे कितना जल्दी पहुंचते हैं, घटनास्थल पे हम कैसे कितना जल्दी पहुंचते हैं, हमारा रिएक्शन कितना जल्दी होता है। और में? वहां पे पहुंचने के बाद सारी, पहले तो घटनास्थल को हम सुरक्षित करते हैं ताकि वहां पे ऐसा ना हो कि लोग जो है पहुंच जाएं और पहुंचने के बाद वो घटनास्थल जो है डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वहां पे कोई एविडेंस है, उस एविडेंस को जो है सुरक्षित करना हमारा काम है। फिर उसके बाद हम अपनी तमाम कई टीमों को जो है बुलाते हैं। कोई टीम ऐसी होती है जो कि कोई डॉग स्क्वाड लेकर के जो है आएगा, कोई हमारी जो है इस प्रकार की बहुत सारी टीमें हैं जो कि जो है अपने अपने साक्ष्य जो है वहां पे संकलित करती हैं। उनको आने का जो है, उनको हम बुलाते हैं, उनसे साक्ष्य का संकलन कराते हैं। फिर उसके बाद जो है अपनी टीमों को जो गठित करते हैं, जो हमारी पुलिस की टीमें हैं जो कि अपराधियों के बारे में पता करने की बात होती है, हमारी सर्विलांस टीम है और सारी टीमें हैं जो अपराधियों के बारे में पता करेंगी। और पता करने के साथ साथ जो है फिर उनको विभिन्न दिशाओं में रवाना करते हैं।
सामान्य जनता कभी कभी आक्रोशित होती है, लेकिन उस आक्रोश को शांत करने का काम भी मेरा है। अगर वो हमारे परिश्रम को देखती है, हमारी मेहनत को देखती है, तो निश्चित रूप से उसे लगता है कि पुलिस वास्तव में सक्रिय हो गई है, इसकी टीमें जो है लगातार जो है इस दिशा में काम कर रही हैं, और उसमें हुई प्रगति को समय समय पे हम जो है जिस पीड़ित परिवार के साथ घटना घटित हुई है उसको, और उस पीड़ित परिवार के साथ जो लोग हैं उनको भी अवगत कराते रहते हैं कि देखो इस मामले में हमने जो है ये प्रगति कर ली है, ये प्रगति कर ली है और ये चीजें कर ली। लोगों को, जैसा मैंने आपको बताया, कि विश्वास में लेने का भी काम करते हैं हम लोग, कि उस घटनास्थल पे आक्रोशित लोगों को विश्वास में लें, और उसमें वही लोग हमारे काम आते हैं जिनसे हमारा पूर्व के संबंध जो है लगातार जो है बने रहते हैं। उसमें कई संभ्रांत जन भी होते हैं, पत्रकार भी होते हैं, जनप्रतिनिधि भी होते हैं, अन्य वर्ग के लोग भी होते हैं, और कुछ सरकारी विभागों के लोग भी जो कि गांवों में जो है रहते हैं, वहां पे रह करके अपना जॉब कर रहे हैं, उनसे भी हमारे संबंध रहते हैं, और वो लोग भी उसमें सहायक होते हैं। इससे किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगड़ने से जो है हम बचाने का भी काम करते हैं, साथ ही उस केस को वर्कआउट करने, उसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी करने का भी कार्य करते हैं। और उसके बाद जो है जब ये कार्य हम कर लेते हैं, वास्तव में फिर उसके बाद जो है किसी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं रहती, और जनता को भी विश्वास होता है कि पुलिस अपना कार्य कर रही है। और फिर मैं समझता हूं कि उसके बाद जो है जनता को किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलता। जी सर। सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, हमें बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिली, और काफी ज्यादा हमें चीजें मालूम चली पुलिस के बारे में, कैसा लॉ एंड ऑर्डर होता है, कैसे चीजें मेंटेन होती हैं। तो काफी अच्छा रहा सर सेशन, बहुत देखो एक मोटिवेशनल बात था। और भैया मैं आपको बता दूं कि जैसे जी विशेष रूप सर। से कि बहुत सारे लोग जो है इसको लाइव देख भी रहे होंगे, और विशेष रूप से हमेशा आती हैं यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में प्रिपरेशन की बातें जो है, इसके बारे जी। में हमें जो लोग भी लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा मात्र इतना कहना है, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो प्यारे बच्चे देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, उनसे कि अगर हम विद्यार्थी जीवन में हैं तो इस चीज को जरूर हम ध्यान में रखें कि पढ़ाई ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या है, और ये साधना आपको ऊंचाइयों पे ले जा सकती है। जी। जो आपका लक्ष्य है वहां तक आपको पहुंचा सकती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमारा माहौल नहीं ठीक है। माहौल बनाने की आवश्यकता है, माहौल अपने कमरे का बनाने की आवश्यकता है, जिस कमरे में हम रहते हैं उसका माहौल बनाने की आवश्यकता है, इससे भागने की आवश्यकता नहीं है। और विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई कभी मूड का विषय नहीं हो सकती। विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई हमारी ड्यूटी है। और विशेष करके जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं छात्र, मैं उनसे जो है विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपके इस प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान 4 या 5 वर्ष काफी महत्वपूर्ण होते हैं तैयारियों के। वो उसको इंक्लूड करके, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी इंक्लूड करके 4-5 वर्ष जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और 5 वर्ष की साधना आपके अगले 50 वर्ष के जीवन काल को जो है अच्छा बना देती है। और यदि 5 वर्ष आपने, वो 4-5 वर्ष आपने बर्बाद किए, उसका सही ढंग से सदुपयोग नहीं किया, तो अगला 50 वर्ष जो है आपका जो है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना आपने जो उसकी कल्पना किया था। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है, और इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि पढ़ते समय, तैयारी करते समय इंटेलिजेंट होना महत्वपूर्ण है, लेकिन इंटेलिजेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है डिलीजेंट होना है। हमें परिश्रमी होना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और यदि हम देते हैं तो निश्चय। और दूसरी बात यह है कि
हर चीजें जो है कोचिंग पे हम आधारित न रहें। कोचिंग केवल हमारा मार्गदर्शन कर सकती है, हमारी सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा होगी। मटेरियल हर जगह उपलब्ध है, इंटरनेट पे आप देखें सारे मटेरियल आपको उपलब्ध है। आप हम्म। चाहें तो अपने कमरे में आप सब कुछ जो है मंगा करके सब कुछ जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। केवल आपको जो है लगन, निष्ठा, मेहनत, परिश्रम और से अपनी साधना करनी है। अपने कमरे का माहौल बनाने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से जब ऐसा करेंगे तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सफलता आपको ना मिले। दूसरी बात कि मोबाइल से थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता है। मोबाइल आपका जो है, जैसा मैं मोबाइल को हमेशा मतलब ये एक गुड सर्वेंट के रूप में जो है रहे तो अच्छा है, लेकिन बैड मास्टर के रूप में हो जाए ये अच्छा नहीं है, और आजकल यही हो रहा है। तो इसका भी जो है हम देखें कि सदुपयोग करें। मोबाइल पे हमें सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उन चीजों को इंटरनेट से जो है डाउनलोड करके पढ़ने और देखने के बजाय हमारे प्रतियोगी छात्रों का ज्यादा समय जो है केवल दूसरी चीजों में चला जाता है, दूसरी चीजें देखने में हम जब व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए उससे भी थोड़ी दूरी बनाए रखना जो है जरूरी है। और निश्चित रूप से अगर 4-5 बरस का समय किसी बच्चे ने दे दिया तो निश्चित रूप से सफलता उसके हाथ लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और मैंने ये करके देखा भी। जी सर। एंड सर, मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आपने तो सेकंड रैंक भी मतलब प्राप्त की थी, आप जब आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे थे। तो जी, सर ये ये सही काफी है। मोटिवेशन। जी सर। तो सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर आज के टाइम में जैसे प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, जो भी स्टूडेंट होते हैं, छात्र, और जो आपके टाइम में क्या अंतर आ चुका है सर अब? अंतर देखो, आप जो एक चीज आपको बता दें कि अंतर कुछ भी नहीं है। अच्छा। पहले और अब में अंतर जो है कुछ भी नहीं है। आज भी आप देखेंगे कि प्रिपरेशन जो है हमें तो अ, किताबों के बीच में, मटेरियल्स के बीच में, पेपर्स के बीच में, इसी के बीच में तो हमें रहना है। हम्म। उन्हीं को जो है हमें अपने जिस कमरे में हम पढ़ते हैं उसमें सारे मटेरियल्स हमारे मौजूद रहे कंपटीशन के। वो हमारा कमरा ही जो है जिसमें हम पढ़ते हैं वही हमारा कमरा जो मंदिर हो। हमारी किताबें जो है हमारी जो है समझ लो कि पूजा की सामग्री है, वही हमारी जो हम्म। है आराध्य देव हैं। उन्हीं के बीच में हम रहें, उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं की साधना करें। और मैं समझता हूं कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई से बढ़कर के जो है कोई दूसरा जो है पूजा नहीं है। और उसमें यदि हम जो है अपना समय खपाते हैं तो निश्चित रूप से, जब मैं तो इतना भी कहता हूं कि आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि पढ़ते समय, कंपटीशन की तैयारी करते समय कोई भी स्टूडेंट अगर केवल 3 काम करे: अच्छा खाए, अच्छे से पढ़े, और खूब नींद सोए। अगर कोई जो है सोता भी है तो 10 घंटे से ज्यादा नहीं सोता, तो 24 घंटे में हम्म। 10 घंटे भी सोए। मैं कह रहा हूँ केवल 8 घंटे नहीं, लेकिन वो कंटिन्यूअस हो, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। 8 घंटे डेली भी पढ़ ले, 6 घंटे और जो है अपने काम कर ले, तो भी जो है सफलता उसको मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये कुछ दिक्कतें आ रही हैं इसमें जो है, एक लेकिन सेकंड सर, मैं सबसे बड़ी चीज है कि कंटिन्यूट। आ रही है आवाज? जी सर। जी सर, आ रही है, आ रही लेकिन हम कंटिन्यूटी को बनाए नहीं रखते हैं, और है। हम जी। जो है कंटिन्यूटी को कभी नहीं बनाए रखते, और इसी कारण जो है हमें सफलता मिलने में विलंब भी होता है, और कभी कभी असफलताएं भी हाथ लगती हैं। और जरूर इतना और मैं कहूंगा कि एक बार जब परीक्षा आप देने जा रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, तो ये सोच के आप चलिए कि हमें दोबारा इसे देना नहीं है। आपकी तैयारी इस स्तर की होनी चाहिए कि ये हम मान के चलें कि दोबारा हमें इसमें अपीयर होने की आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी। अगर ये सोच करके आप अपनी तैयारी करेंगे तो फिर सफल होंगे। जी सर। सर धन्यवाद, आपके साथ सर बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला आज, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, सारी चीजें ए टू जेड क्लियर सर। बिल्कुल, जितने भी छात्र मतलब यहाँ पे स्टूडेंट रहे होंगे, सबको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी आपसे, और मोटिवेशन मिला होगा। बहुत अच्छा सेशन रहा
सर धन्यवाद। एंड जी सर, थैंक चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जो है मेरी तरफ से जी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके सर, जय हिंद सर। थैंक यू। जय